ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन वर्ड जो होता है ना, रिवॉल्यूशंस वर्ड को पहले आप समझ लीजिए, देन जब हम लोग रिवॉल्यूशन वर्ड को समझ लेंगे उसके बाद हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन या अमेरिकन रिवॉल्यूशन समझते हैं। रिवॉल्यूशन रिवॉल्ट से बनता है, रिवॉल्ट या आप उसको कह सकते हैं कि विद्रोह। कभी कभी हम लोग विद्रोह कर देते हैं। और कोई भी अगर एक फैमिली के अंदर में भी कोई रिवॉल्ट करता है अगेंस्ट और पेरेंट्स या कोई भी फैमिली का जो हेड है उसके खिलाफ अगर आप रिवॉल्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सर्टेन रीजन होता है। बिना रीजन का कोई रिवॉल्ट नहीं करता। तो आपको इस चैप्टर के अंदर में ये पढ़ना है कि पहला तो ये रिवॉल्यूशन है क्या, रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह फ्रांस के अंदर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके डिजाइन में हुआ और फिर उसका आउटकम क्या आया। ये सब चीज समझने से पहले तुमको हम फ्रांस का बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि वहां पे एक्चुअली में था क्या, और फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि वहां रिवॉल्ट होना चाहिए था या रिवॉल्ट नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली में क्या था ना कि फ्रांस जो था, फ्रांस के जो लोग थे वो डिफरेंट क्लासेस में बटे हुए थे। भारत में भी देखते हो, इंडिया में भी जो है ना, लोग डिफरेंट क्लासेस में बटा हुआ, अपर क्लास, लोअर क्लास, है ना। जैसे कि पुरोहित हो गया, फिर भारत में बेसिकली 4 होता है, जिसमें एक में आपके पुरोहित लोग आ जाते हैं, फिर आपके नोबिलिटी आ जाते हैं, फिर बिजनेसमैन आ जाते हैं, फिर सबसे नीचे चले जाते हैं। वैसे ही फ्रांस के अंदर में 3 क्लास था। सबसे ऊपर में क्लारेजी आते थे। क्लारेजी उन लोगों को कहा जाता है जिनका अधिकार चर्च पे था, जैसे पॉप लोग कह सकते हो, पादरी कह सकते हो, जो चर्च के अंदर रहते थे और वहां पूजा पाठ करवाते थे, उनको क्लैरिजी कहा जाता था। सेकेंड जो थे वो नोबिलिटी थे। नोबिलिटी मतलब कि जो राज दरबार से रिलेटेड थे, राजा, उनके हेल्पर, उनके सेनापति, वो सबको हम लोग नोबिलिटी कहते थे। और जो थर्ड आते थे वो आपको कहा जाता था थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में आपके बहुत, उसमें पीजन, आर्टिजन, किसान, सब उसमें सब आ जाता था। फ्रांस की आबादी का 90% जो पॉपुलेशन था, 90% आबादी वो थर्ड क्लास का था। लेकिन इस थर्ड क्लास में मैक्सिमम वो लोग थे जिनके पास खुद का कोई लैंड था ही नहीं, वो लैंडलेस थे। वो चाहे वो पादरी हो, चाहे चर्च का जमीन हो या कोई लैंडलॉर्ड्स का जमीन हो, उनके जमीन पे, उनके खेतों पे ये लोग काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों पे काम करते थे और बदले में इनको मजदूरी मिलती थी। और मजदूरी मिलती भी कितनी थी, तो बहुत कम, नाम मात्र का। ठीक। उसके अलावा वहां पे एक और चीज था कि पहला तो थर्ड क्लास के पास लैंड तो था नहीं। लगभग आप मान के चलिए कि पूरे फ्रांस में 60% जो लैंड था वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास था। मतलब इनकी आबादी 10% थी, लेकिन पूरे फ्रांस में जो इनके पास लैंड था उसका 60% लैंड इन्हीं के पास था। ये एक चीज हुआ। दूसरा क्या होता था कि आप जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट जो चलाता है तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या इवन उसके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको पेमेंट देना हो, या उसका अपना मेंटेनेंस करना हो, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। और जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो आता है थ्रू द टैक्स। इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया में जो टैक्स पेयर होते हैं वो कौन पे करते हैं, तो यहाँ के जो सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, ये सारे सिटीजन पेमेंट करते हैं। हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। और आप सबको पता है कि एक हम लोग छोटी सी बिस्किट खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स होता है, और वो जो टैक्स होता है गवर्नमेंट के पास जाता है, और फिर वो गवर्नमेंट हमारे लिए या अपने लिए या जिसके लिए भी कहे वो काम करता है। सेम फ्रांस में भी था कि वहां भी इनकम का एकमात्र जरिया था टैक्स। लेकिन फिर अगर आप इंडिया की बात कीजिए तो क्या इंडिया में कुछ ऐसा है
कि एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर कास्ट टैक्स दे सकता है और दूसरा टैक्स नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिया में सबको टैक्स पे करना है और सबको बराबर टैक्स पे करना है। वो टैक्स का टाइप अलग होता है। जैसे ऐसा होता है कि जैसे इनकम टैक्स होता है, तो जिसका इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा टैक्स देगा, जिनका इनकम कम है तो टैक्स कम देगा। जैसे बॉलीवुड के जो एक्टर होते हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा टैक्स पेड करते हैं, मेरी इनकम बहुत कम है तो हम कम टैक्स पेड करते हैं। फ्रांस में जस्ट इसका उल्टा था। उल्टा क्या था कि वहां फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो कि सबसे ज्यादा रिच थे वो टैक्स नहीं पेड करते थे। टैक्स पेड कौन करता था? तो गरीब कुचले हुए जो पीजेंट थे, आर्टिजन थे, उन लोगों को टैक्स पेड करना पड़ता था। और बचपन से, जन्म से ही उनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ था। फर्स्ट क्लास को और सेकंड क्लास को बचपन से ही प्रिविलेज मिला हुआ था। प्रिविलेज जानते हो ना, जन्मजात होता ना कि ये मेरा जन्मजात अधिकार है, तो उसको जन्म से ही कुछ अधिकार मिला हुआ था। इंडिया में भी बहुत दिनों तक ऐसा था कि राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, तो वो प्रिविलेज उन लोगों को बचपन से मिला हुआ था। अब थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया कि वहां का सोसाइटी क्या था। गरीब लोग को टैक्स पेड करना पड़ता था। अब आते हैं कि हिस्ट्री की, वो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्या। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक लोग भी ठीक थे, पेड भी करते थे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं था। 1774 में 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बन गया। लुई 16 उस समय उसकी जो उम्र थी वो कोई ज्यादा उम्र नहीं था, बहुत कम एज में वहां का राजा बना। और 20 साल की उम्र में, लगभग 20 साल की उम्र में वो ऑस्ट्रियन राजकुमारी से शादी कर लेता है। जब वो शादी करता है और वहां का राजा बनता है तो वो अपना ट्रेजरी देखता है। ट्रेजरी आप समझते हैं, खजाना। तो देखता है कि फ्रांस का जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली था। शायद इंडियन गवर्नमेंट को आप देख लो ना, दिल्ली सरकार कुछ दिन पहले बोला कि हमारा जो खजाना है वो खत्म हो चुका है। तो अगर हमारा खजाना खत्म हो चुका है तो जो भी गवर्नमेंटल ऑफिसर हैं, चाहे वो एसपी, डीएसपी, पुलिस, टीचर, उनको हम पेमेंट कहाँ से देंगे? तो उसको पेमेंट देने के लिए उसको चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो पहुंचा तो वो देखा कि उसका खजाना खाली है और उसको पैसा चाहिए था। पैसा किस लिए चाहिए था? तो अपना सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मेंटेन करने के लिए, अपना राज दरबार को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए। और उसको जो ये खजाना भरने का एक ही मात्र उपाय था और वो था टैक्स। कि कोई नया टैक्स लाइए, कोई नया टैक्स लेके, मतलब टैक्स तो खैर पहले से भी लोग पेमेंट करते थे, लेकिन उससे उसका काम बन नहीं रहा था। तो किसी ने एडवाइस किया कि क्यों ना कोई एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एक अगर नया टैक्स हम लोग लाएंगे, नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उससे हम लोग को एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम होगा। जैसे पहले से तो इनकम हो ही रहा है, लेकिन एक नया टैक्स आ जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, उससे हमारा खजाना और बढ़ जाएगा। तो वहां पे रूल क्या था कि अगर आपको कोई नया टैक्स लाना है तो वहां पे एक पार्लियामेंट की मीटिंग होती थी। वहां का जो पार्लियामेंट है वो वर्साई में था, वर्साई। तो पार्लियामेंट की मीटिंग होती थी। मीटिंग में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सबके रिप्रेजेंटेटिव आते थे। फिर वो लोग वोटिंग करते थे और वोटिंग में यहाँ भी होती है, इंडिया का भी तो यही रूल है ना कि कोई भी अगर बिल पास करना है तो यहाँ पे बैठते हैं, वोटिंग होती है, फिर जिसकी मेजोरिटी होता है बिल पास हो जाता है। सेम वहां भी रूल था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसमें भी क्या रूल था कि अगर 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तीनों क्लास आएगा, मीटिंग होगा, तो वोटिंग जो होगा ना, एक क्लास एक वोट करेगा। रिप्रेजेंटेटिव कितना हो, मान लो कि फर्स्ट क्लास से 100 आदमी आया तो 100 से मतलब नहीं आया, एक क्लास एक वोट करेगा। तो कुल मिला के फ्रांस में कितना क्लास था? 3 क्लास। 3 क्लास में 2 क्लास तो समझ लो कि बहुत मजे में थे, हर तरह का मजा ले रहे थे, उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना था, ज्यादातर जमीन उनके पास थी।
सब तरह का प्रिविलेज उनको मिला हुआ था। उनको ये भी मालूम था कोई नया टैक्स लाएंगे तो उनके ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो बार बार क्या होता था, वो दोनों मिल जाते थे और 3-2 के मेजोरिटी से वो हर बार जीत जाते थे और अपनी बातों को मनवा लेते थे। इस बार भी कुछ उनका प्लान ऐसा ही था। तो वर्साय में मीटिंग होती है, मीटिंग में आते हैं। मीटिंग में क्या था, फर्स्ट क्लास के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आप समझते हैं ना, जैसे आप पटना की बात करें तो पटना की बातों को दिल्ली में कौन पहुंचाता है, तो पटना की बातों को हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एमपी, जो इस एरिया का एमपी है, वो दिल्ली में जाके हमारी बातों को दिल्ली गवर्नमेंट के सामने रखता है। तो उसी तरह से फ्रांस के जो आम आदमी थे उनके बीचों से निकल करके, कुछ राजा के घर से निकल करके, कुछ पादरी के घर से निकल करके उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है। तो फर्स्ट क्लास के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड क्लास के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, और चूंकि थर्ड क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में आए थे। मीटिंग में भी क्या था कि जिस हॉल में मीटिंग हो रहा था तो वहां पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को बैठने के लिए तो जगह दिया गया था, लेकिन थर्ड क्लास को बैठने का जगह नहीं दिया गया था। उन लोगों को वहां पे पीछे खड़ा रखना था। ये एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप एक समाज के अंदर इन लोगों का क्या स्टैंडर्ड था इसको शो करता था। तो ये लोग पीछे में खड़े थे, लेकिन जो भी 600 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे वो अपने साथ करीब करीब 40,000 लेटर डिफरेंट जगहों से लेकर के आए थे। वो लेटर क्या हो सकता है, तो वो लेटर एक आम आदमी का क्या तकलीफ था, उसका क्या डिमांड था, शायद वो लेकर के आए थे। मीटिंग होती भी है और पहले के अकॉर्डिंग जो राजा था उसका प्लान भी था कि मीटिंग में वोटिंग होगा, वोटिंग में एक क्लास एक वोट, लेकिन जो थर्ड क्लास था इस बार रिजेक्ट कर देता है, बोलता है नहीं, इस बार एक क्लास एक वोट नहीं चलेगा। ये जो भी घटना ये मीटिंग हुए थे ना, ये 5 मई 1789 की घटना है। ये जितने भी घटना भी बता रहे हैं मीटिंग वोटिंग का, तो 5 मई 1789 में बस सिंपल सा मीटिंग चल रहा था। उनका अपना था कि एक क्लास एक वोट करेगा, लेकिन थर्ड क्लास रिफ्यूज कर गया, बोला नहीं, इस बार एक क्लास एक वोट नहीं करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव एक वोट करेगा। मतलब फर्स्ट क्लास के अगर 300 रिप्रेजेंटेटिव है तो 300 वोट, सेकंड क्लास के अगर 300 रिप्रेजेंटेटिव है तो 300 वोट, और हमारे अगर 600 रिप्रेजेंटेटिव है तो 600 वोट। पहली बार सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास को कुछ लगा, यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो बात है बिगड़ रहा है। वो जो चाहते हैं शायद इस बार इन लोग के अकॉर्डिंग, कम से कम तो थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग अगर वो लोग चलेगा तो इन लोग का बात नहीं माना जा सकता। मतलब इनकी जो डिमांड है वो नहीं हो पाएगा, जो नया टैक्स लाना चाहते वो तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इनके पास 600 रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग भी मान के 600 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर टाई हो जाएगा और बिल पास नहीं हो पाएगा। राजा भी थर्ड क्लास की बात मानने के लिए रेडी नहीं हुआ। फाइनली जो था थर्ड क्लास जो था इस मीटिंग से वॉकआउट कर जाता। वॉकआउट मतलब समझते हो ना, उससे निकल जाता, मीटिंग हॉल से निकल जाता, और बाहर में टेनिस कोर्ट था, सब लोग जाकर टेनिस कोर्ट पे जमा हो जाते। और उनका सिंपल एक ही डिमांड था, जो डिमांड था वो सीधी सी बात थी। शुरू में तो लगता है कि राजा इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को, आम लोगों का भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आम लोगों को तो छोड़ दो, कुछ तो ऐसे भी नोबिलिटी थे, इस पे पढ़ोगे बुक में, जो नोबल होते हुए भी, राज घराने के होते हुए भी इन लोगों के सपोर्ट में आ गए, और जिससे के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका सपोर्ट बढ़ता चला गया, इससे इनका मनोबल और बढ़ गया। मनोबल बढ़ा, लगा कि लोग हमको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ राजा जो था उसका अलग प्लान चल रहा था, और तब तक इन लोगों ने अपना एक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इन लोगों का अब क्या डिमांड था कि अब फ्रांस के अंदर में जो राजा है,
राजा का पावर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। पहले जो अनलिमिटेड पावर था वो अनलिमिटेड पावर नहीं, अब लिमिटेड पावर। और राजा भी अगर काम करे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में रह के काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं। हर किसी के लिए एक नियम कानून होना चाहिए, हर किसी के एक लिमिटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वहां के राजा थे, उस राजा के पावर को उन्होंने लिमिट करने की कोशिश किया। शुरुआत में राजा को लगा कि इसको दबाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो मेजोरिटी थी, इनकी जो सपोर्ट था, लोगों की तादाद थी, वो काफी बढ़ती चली गई। एंड फाइनली राजा को झुकना पड़ता है, और झुकना पड़ता है, राजा रेडी हो जाता है और फ्रांस के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का फॉर्मेशन होता है। चूंकि देखो यहाँ पर भी राजा को झुकने के पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, क्यों झुका? तो राजा को पता है कि मेरी जो आबादी है, मेरी जो पॉपुलेशन है, मेरे जो लोग हैं, ये काफी कम है। इनकी जो पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा है। कल के डेट में अगर ये सब मेरे महल की तरफ आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, तो शायद हम अपने आप को बचा नहीं पाए। तो उन लोगों का जिस तरीके से सपोर्ट बढ़ रहा था ना, जिस तरह से लोग उसमें आगे आ रहे थे, तो राजा को एक तरह से लग गया था। अब उसको लग रहा था कि फिलहाल अभी एक मौका है कि फिलहाल थोड़े समय के लिए इन लोगों का बात माना जाए और इस तरह का कोई आंदोलन जो है इसको रोका जाए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल इन लोगों का बात मान करके ठीक है। इससे नहीं होता है, कभी कभी घर में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो लगता है फिलहाल जो हो वो बाद में देखा जाएगा, जो होना होगा। तो इसीलिए राजा जो था उस टाइम के लिए मान गया, और मानने के बाद वहां पे फ्रांस के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का फॉर्मेशन किया गया। ये कुछ समझ में आया? स्टोरी समझ में आ रहा है कि वहां हुआ क्या, लोग वहां पे देखो क्यों विद्रोह कर दिए, क्यों रिवोल्ट किया, रिवॉल्यूशन। इस तरीके से वहां समझिए कि एक रिवॉल्यूशन हुआ, और आफ्टर रिवॉल्यूशन वहां पे क्या हुआ कि जो राजा का पावर था वो लिमिटेड कर दिया गया। अब बहुत सारा पावर जो था कॉमन लोगों के पास आ गया। ये फ्रांस के अंदर एक शुरुआत थी। आगे का स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? आप फिलहाल इसको थोड़ा रीड कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास आप कंटिन्यू रहेगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे।